जब भी किसी की तारीफ़ करें दिल से करें, किसी की इज़्ज़त करें दिल से करें। एक दरख्त के साए में भी हम बैठते हैं ना, उसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उसको भी उस थैंक्स कहना चाहिए। मैंने एक फैक्ट्री के लिए जगह ली तो वो वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, एक दरख्त था, तामीरात शुरू हो गई। तो मैं जब वहाँ बैठा तो बैठने के लिए वो एक टेबल और एक कुर्सी उसी दरख्त के नीचे लगाई और कोई साया नहीं था। बाद में तामीरात हो गई, ऑफिस बन गया। एक दिन इंजीनियर साहब आए, कहने लगे सर अब आप जो है वो इस ऑफिस में आ जाए, एसी लग गया है और चीज़ें हो गई हैं, आप आ जाए। मैंने कहा चलें जी। कहने लगे सर इस दरख्त को काटना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों भाई? कहने सर ये नक्शे में ना ये बीच में आ रहा है, हमारी प्लानिंग जो है वो ख़राब हो रही है, तो हम इसको काटेंगे और इसको काट के रास्ता हम सीधा करेंगे। इसलिए नहीं काट रहे थे अब तक कि आप यहीं बैठते थे, तो हमने इसको नहीं काटा। अब काम पूरा हो गया, आप ऑफिस में आ जाएं, इसको काट दें। यार उस दिन मेरे को ना वाकई हकीकी मानों में ना एक ऐसी तकलीफ़ हुई अंदर से कि यार जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई आसरा ही नहीं था, इस दरख्त ने मुझे अपना साया दिया, मैं आज इसकी जड़ को काटूं। मैं वहीं बैठे बैठे मैंने इंजीनियर साहब से कहा, मैंने कहा ये सिर्फ दरख्त नहीं, इस पूरे इलाके में ना, इस पूरे हिस्से में आप अब एक शानदार गार्डन बनाएं और बीच में ये दरख्त होना चाहिए। कि ये मेरा मोहसिन है। तो जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अपने रब का क्या शुक्रगुजार होगा। बंदों का शुक्रिया भी अदा करें। जी मेरा सवाल ये है कि हम अपना पैशन कैसे पहचानें? हमें कैसे पता चलेगा हम किस चीज़ में महारत रखते हैं? क्योंकि हम एक चीज़ की तरफ जाते हैं तो दूसरी चीज़ भी वही अट्रैक्ट करती है, जैसे उन्होंने कहा। तो हमें लगता है कि हम उस चीज़ में बेस्ट हैं, तो हम उस चीज़ में चले जाते हैं, तो हम स्किप कर देते हैं चीज़ें। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा पैशन क्या है? आपका नाम बेटा? मोहम्मद सऊद। सऊद, माशाल्लाह। पैशन वो है आपको जो आपको थकाता नहीं, और जिस चीज़ को करने से आप थकने और उकताहट होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है वो आपका पैशन नहीं। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हमारा पैशन कुछ होता है और प्रोफेशन कुछ और बन जाता है। जैसे किसी को कोई खातून पसंद है, उससे शादी नहीं हुई और कहीं और शादी हो गई, तो अब वो क्या करे? अब तो हो गई, क्या करे अब? कभी कभी ये होता है कि बंदे को ज़रूरत होती है, उसका पैशन कुछ और होता है, जॉब कहीं और मिल जाती है, काम कोई और शुरू हो गया, अर्निंग वहाँ से आना शुरू हो गई। अब बाद में एक लेक्चर सुना कि जी पैशन ही प्रोफेशन होना चाहिए। अब क्या करे? वो जो आ रहा है उसको छोड़ दे, क्या करें? सवाल पैदा होता है ना कभी कभी, यार क्या करें यार। देखें, ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनका पैशन ही प्रोफेशन बन जाता है, और वो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आज के दौर में मैं ये कहूँगा, जो आपका प्रोफेशन बन चुका है, जहाँ से आप सेट हो गए, पैसे आना शुरू हो गए, आप ट्रैक पे चल पड़े, तो बस यहाँ लग जाएं। या तो पहले ही तय कर लेते, अब पता चला इतना सफ़र करके फिर चौरंगी घूम के फिर आना एक नई एक्सरसाइज होती है। और एक तरीका और भी है इसका। हमारे यहाँ डॉक्टर शाह साहब थे, एओ क्लिनिक वाले, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग, मोहम्मद अली शाह साहब। उनको क्रिकेट का शौक़ था, जुनून था क्रिकेट का, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन सके। वो आर्थोपेडिक जो है वो सर्जन थे, एओ क्लिनिक बनाया। अब पैसा उनको वहाँ से आता था और इधर क्रिकेट का शौक़ उनको सताता था। बाद में एक टाइम आया वो खेलों के वज़ीर भी बने। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब पैसा आ गया तो असगर अली शाह स्टेडियम बनाया और वहाँ हर महीने एक मैच अरेंज करते अपने पैशन के लिए, और ख़ुद चीफ गेस्ट बनकर बैठ जाते वहाँ पे। लो भाई, तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका पैशन कुछ होता है और आप चले जाते हैं, मगर अपने पैशन को कभी मरने न दें, उस पैशन को ज़िंदा रखें, उसको फ्री में करते रहें, मतलब उसको पैशन के तौर पर रखें, और पैशन भी ज़िंदा रहे और अर्निंग भी आती रहे, तो मज़ा दोबारा होता है। जी बेटा।
मेरा ये सवाल है कि हमने अक्सर सुना है कि हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है इस चीज़ की वजह से? आपकी शादी हो गई, घर जाना है, नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया। राशिद क्या रिकॉर्ड करो भाई, क्या नाम है? राशिद क्या सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका पेज मैंने लाइक किया। राशिद क्या नहीं साहब, ये घर भी जाएंगे ज़रा मैं जवाब दूँ। हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। राशिद भाई, हर कामयाब शख्स के पीछे औरतों का हाथ होता है। आप कहेंगे ये क्या बात कर दी? बात ये है कि पहली औरत तो वो होती है जो उसकी माँ होती है। अगर माँ अच्छी ना हो, माँ की तरबियत अच्छी ना हो, तो बच्चा अच्छा कैसे बनेगा? और दूसरी औरत वो होती है जो उसकी बीवी होती है, जो उसको बंदा बना के रखती है। तो कामयाब शख्स के पीछे औरत का नहीं, औरतों का हाथ होता है। जी, एक बात है कि कामयाबी जो है, कामयाबी के कुछ उसूल हैं जो आपको बताना चाहते हैं। इसमें एक उसूल ये भी है कि कंसिस्टेंट रहना। अब कंसिस्टेंट जो है वो हम कैसे रह सके? जब हम एक सड़क पर चलना शुरू हो जाए ना, यानी एक चीज़ का इरादा करें, सबसे पहले किसी दिन हम बैठें, अभी जैसे दिसंबर की आज क्या तारीख है? 20, नया साल शुरू होने लगा है। नए साल के भी कुछ गोल्स बनाएं कि इस साल हमने क्या करना है, क्या चाहते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें हम साल के एंड पे कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अच्छा, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और उसके बाद ये भी जहन में रहे कि कुछ गोल्स तो वो हैं जो हमारी ज़रूरियात के हैं। अच्छा घर किसी को मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पड़ोस मिल जाए, अच्छी सवारी मिल जाए, वो कामयाब है। तो इन चीज़ों का मना नहीं किया गया, मगर ये हमारी ज़रूरियात हैं। और ज़रूरत जो है वो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। एक टाइम आता है आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अब ज़रूरत पूरी हो गई, अब जब आप उसमें और ज़ोर मारेंगे तो आप उसी में फिर धंसते चले जाएंगे। ज़िंदगी में आपके अल्टीमेट गोल भी होना चाहिए कि मेरा रब मेरी ज़रूरतें पूरी करवा दे, मेरे ये सारे काम हो जाएं, और अगर मेरे रब ने मुझे मौका दिया तो ये अल्टीमेट मेरा गोल है, मैं इसको ज़रूर करके ज़िंदगी में जाऊंगा। और अल्टीमेट गोल क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी ज़रूरतें एक टाइम पे पूरी हो गई। अगर आपके गोल्स हों और अल्टीमेट गोल भी आपका बना हुआ हो, तो आप कभी राह से भटकेंगे नहीं। मुझे पता है मुझे लाहौर जाना है, अब मैं लाहौर का बना चुका हूँ, भले रास्ते में हैदराबाद आया, हैदराबाद में चूड़ियाँ अच्छी हैं, वहाँ पे जो है वो पल्ला मछली अच्छी है, वहाँ ठंडी सड़क है, वहाँ रबड़ी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता है मुझे जाना लाहौर है। यहाँ थोड़ी देर गाड़ी खड़ी है, इसके बाद मैंने आगे जाना है। तो अल्टीमेट गोल भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या है। कुछ गोल्स तो हम ज़िंदगी के बनाएं, और अल्टीमेट गोल वो हो जो हमारा आखिरत से रिलेट करता हो, कि कोई ऐसा काम ज़रूर करके जाएं दुनिया में कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो रो रहा होता है, और जैसे ही वो रोता है ना सब लोग खुश हो जाते हैं, मुबारक हो बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ, मुबारक हो, खुशियाँ मिठाइयाँ। जब तक वो रोता नहीं है लोग उसको रुलाते हैं। तो वो फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तू पैदा हुआ तू रो रहा था और दुनिया खुश हो रही थी। अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ, कोई ऐसा काम करके ज़रूर जाओ कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आए तो दुनिया रो रही हो और तुम हंस रहे हो। मैं चाहूँगा आखिरी सवाल मेरी बहनों में से कोई करें ताकि उनकी नुमाइंदगी भी हो जाए। जी
मेरा क्वेश्चन है बच्चों से मुताल्लिक, जैसे आजकल बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, उनको अपनी लाइफ से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब उनको कैसे लाना है कि उनकी फील्ड क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं? आज के हर घर का सवाल ये। असल में सिर्फ बच्चों का ही कसूर नहीं है, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स भी इसमें बराबर के शरीक हैं। हमने बचपन से ही बच्चे को आजकल मोबाइल दे दिया, गेम लगा के दे देते हैं कि हमारी जान ना खाए, ये बिज़ी रहे। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है फिर वो पबजी और पता नहीं कहाँ कहाँ वो लग जाता है, तो वो खुद बिज़ी हो जाता है। तो हम उसकी आदतें खुद पहले बिगाड़ते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज के दौर में वालिदैन को सबसे ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को देना चाहिए और क्वालिटी टाइम दें। ये नहीं कि बच्चे बैठे हुए आप लगे हुए मोबाइल में, आप इधर लगे हुए उधर लगे हुए। एक आदमी था, वो अपने घर में जब दाखिल होता ना तो उसने बाहर एक कुंडा लगाया हुआ था, और जब वो घर के दरवाजे पे आता ना तो यूं करके वहाँ पे कोई चीज़ टांग देता। तो सब कहते भाई तुम क्या टांगते हो, हमें कुछ नज़र तो नहीं आता, ये क्या टांग रहे हो। तो वो कहता मैं घर में दाखिल होने से पहले अपने तमाम तफर्रुकात, तमाम बिज़नेस के मामलात, हर चीज़ बाहर टांग के जाता हूँ ताकि घर में जाऊँ तो पूरा टाइम अपनी फैमिली को दूँ। घर में जब दाखिल हो ना तो आपके बच्चे ही आपका सब कुछ होना चाहिए। माँ के लिए भी बच्चे होने चाहिए। देखिए मोबाइल ने ना हमारी सोशल लाइफ ख़त्म कर दी, और आज जो घरों की तबाही का सबसे बड़ा मामला है ना, मेरे पास आए दिन कंसल्टेंसी के लिए फैमिलीज़ आती हैं, जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई बैठता ही नहीं। इसका एक हल है मेरे पास, और मैं ये नुस्खा आखिर में आपको दे के जाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका घर अच्छा बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए, मिसाली बन जाए, घर में बरकत हो जाए, घर के मामलात बेहतर हो जाएं, तो फिर ये वजीफ़ा आपने आज मैं आपको देकर जा रहा हूँ। रात को कोशिश करें जब कोई ऐसा टाइम रखें जो फैमिली टाइम हो, जब सब लोग फारिग हो जाएं, इशा के बाद रख लें। 12 मिनट के लिए ना जितने अफराद हैं, मियाँ बीवी, 2 बच्चे हैं, कोई और घर में पेरेंट्स हैं, कोई, सबको एक जगह बिठाएं, एक जगह बनाएं जहाँ ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं, कोई प्रे एरिया, घर में कोई मखसूस जगह बना लें कि यहाँ बैठेंगे। अगर वो जगह नहीं है तो कोई डाइनिंग टेबल है, वहीं बैठ जाएं, कहीं पे भी बैठें। उसका नाम अपने तौर पे रख लें कि ये गोशा है दुरूद व सलाम का, और एक एक तस्बीह सबको दें कि हुजूर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। वो चाहे दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, कोई भी दुरूद जो याद हो, सब बच्चों से कहें, बड़े पढ़ें, उसके बाद दुआ करें। ये दुरूद की तस्बीह आप अपने घर में शुरू करें। इस बहाने क्या होता है, जिन घरों में हमने ये शुरू करवाया तो वहाँ क्या हुआ कि 12 मिनट जब फैमिली बैठना शुरू हुई ना, शुरू में तो 12 मिनट थे, लेकिन आपको पता है जब घर वाले एक साथ बैठे, मोबाइल हटा दिए, बावुज़ू होकर सब बैठ गए, तो 12 मिनट के बाद लोग उठ के नहीं चले जाते, फिर गुफ्तगू शुरू होती है। अपने अपने कमरों से निकल के जब वहाँ बैठते हैं तो आपस में गुफ्तगू, बातचीत, दिन भर की मामला डिस्कस होते हैं, और दुरूद की बरकत से वो घर में अमन भी आ जाता है और मोहब्बत भी बढ़ना शुरू हो जाती है।